कोर्ट में कहा था कि तू जो आज बोलना कोर्ट में गवाही दे दे, कल तुझसे मेरा नहीं देख पाएगा। उन्होंने मोटरसाइकिल पर उसको गोली मार दी। सर चेंबर मिलने में मेरे को लगता है 10 साल भी निकल जाते हैं। 10 साल नहीं 20 साल भी निकल सकते हैं। इन केस आप कोई भी आदमी आपसे पैसा रिश्वत मांगता है तो वो आप रेड करके उसको पकड़ते भी हैं। तो केवल 15 ईयर्स ऑन रिकॉर्ड होने से ही आपको इनकम नहीं होगा। उन 10 सालों के अंदर आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा। लोगों को लगे कि आपको काम आता है तो लोग काम अपने आप देते हैं। सामने वाला हार्डकोर क्रिमिनल है तो कल को कभी हार्म कर सकता है। कई लॉयर्स के हमारे मर्डर भी हो गए हैं। सर जैसे थाने लेके गए, आपसे ना उन्होंने बातें लिखवाई और खुद से भी बातें ऐड कर दी, फिर आपसे साइन भी करा लिया। जब साइन कराया तो ऑब्वियसली बात है आप कोर्ट के सामने जा रहे हो, आपने साइन भी करके हैं। उस समय आप कोर्ट के सामने मना कर सकते हो कि ये बातें मैंने प्रेशर में आके बोली। Hey guys, welcome to yet another episode of the Unfiltered Reality podcast. In today's video, we have Tripurari Tiwari, one of the most reputed criminal and matrimonial advocate. Join us as we unravel the intricacies of India's legal system, shedding light on laws that every Indian citizen should be well versed in. सर वेलकम टू द अनफिल्टर्ड रियलिटी पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी। सर आपको जैसे लोग जानते हैं बहुत ही ज़्यादा फेमस मैट्रिमोनियल एंड क्रिमिनल एडवोकेट। सो सर आपकी इस फील्ड के अंदर स्टार्टिंग कैसे हुई? मेरी इस फील्ड की स्टार्टिंग सबसे पहले तो ये हुई कि हम 2 ब्रदर हैं। जो मेरे ब्रदर हैं बड़े जो हैं मुरारी तिवारी, जो अभी मेंबर बार काउंसिल दिल्ली भी है, फॉर्मर चेयरमैन भी है, तो उन्होंने सिविल में ट्रेनिंग ली अपनी। तो हमने सोचा कि एक भाई सिविल प्रैक्टिस में रहेगा, एक भाई दूसरा क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल में रहेगा, सो इससे अच्छा रहेगा दोनों का। जो तालमेल भी हमारे दोनों भाइयों का बहुत अच्छा है। तो मैं इसलिए क्रिमिनल और मैट्रिमोनियल दोनों फील्ड को करता हूँ। और आने का पर्पज़ ये था कि जब भी मैं कहीं जाता था, कुछ करता था और देखता था कि पुलिस लोगों को तंग कर रही है, गरीबों को परेशान कर रही है, कि मैं हौलात में डाल दूंगा, मैं जेल में भेज दूंगा, तो मेरे मन में था कि मैं ऐसा कोई मतलब चूज करूँ फील्ड को जिससे कम से कम लोगों को प्रोटेक्ट कर सकूँ, लोगों को गाइड कर सकूँ, उनको कानूनी प्रोटेक्शन दिला सकूँ। तो ये सब चीज़ें दिमाग में चलती थी, इसलिए मैं लॉ को चुना, मैंने जो लॉ के फील्ड में है। सर जैसे आप मैट्रिमोनियल एडवोकेट हो और सर आजकल ना डिवोर्स केसेस बहुत सारा बढ़ते जा रहे हैं, तो सर आपके हिसाब से क्या रीज़न है कि डिवोर्स आजकल बढ़ रहे हैं? डाइवोर्स बढ़ने के कारण 2-3 हैं। एक तो जो हो गया कि इंडिविजुअल फैमिलीज हो गई हैं, दूसरा फाइनेंशियल जो डिपेंडेंट जो महिलाएं हो रही हैं वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। पहले जॉइंट फैमिली होती थी, जॉइंट फैमिली में क्या होता था कि काउंसलिंग 3-4 बार घर में हो जाता था। मान लो कोई लड़का नाराज है या कोई उसकी वाइफ नाराज है, चाचा हुए क्या बात है बेटा क्यों परेशान है, बाबा जी पूछ लेते थे क्यों परेशान है, अभी मैं उसको डांट लगाता हूँ क्यों तुझे तंग करता है। तो घर में 2-3 बार काउंसलिंग हो जाती थी तो छोटी मोटी समस्याएं खत्म हो जाती थी। जब से इंडिविजुअल फैमिली अकेले रहने लग गई, अब कोई भी छोटी सी ईगो प्रॉब्लम हो गया तो ऊपर से कोई समझाने वाला नहीं होता, कोई काउंसलिंग करने वाला नहीं होता। वो सोचता है कि पहले लड़का सोचता है कि पहले वो बात करेगा, वो सोचता है कि पहले मेरी वाइफ बात करेगी, वो आपस में ईगो बढ़ता चलता जाता है। जो मित्र या दोस्त किसी के पास जाते हैं लोग बस और उसमें जो है उस चीज़ों को गर्म कर देता है कि नहीं नहीं तुम तो अच्छी हो, वो कैसे कह देगा, नहीं नहीं तुम तो अच्छी हो, तुम्हारी पत्नी को बोलना चाहिए था। तो उस कारण से एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट जो होती जा रही है महिलाएं, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। नंबर 2 ईगो है। नंबर 3 इंडिविजुअल जो फैमिली जो आपस में जो अलग रह रही हैं उसका भी बहुत बड़ा है। ज्वाइंट फैमिली पहले होती थी, इसमें बहुत बड़ा काउंसलिंग घर में हो जाता था। अब इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी व्यवस्थाएं बना रही है, मीडिएशंस है, काउंसलिंग है। तो कोर्ट में जाते ही पहले सबसे पहले मेडिएशन कराया जाता है कि छोटी मोटी समस्याओं को, मैट्रिमोनियल झगड़े हैं तो उसको ख़त्म किया जाए। काउंसलिंग काउंसलर्स के लिए कोर्ट ने अपॉइंट किए हुए हैं, काउंसलर को मतलब काउंसलर के पास भेजा जाता है कि देखो छोटा मोटा समझाने की कोशिश करो। तो पहले तो कोशिश की जा रही है, बट जो ईगो है, जो फाइनेंशियल जो है, दोनों सोचते हैं हम कमा रहे क्यों झुके, हमारी बात क्यों नहीं मानी जाए। तो ये बहुत बड़ा कारण है डाइवोर्स होने का। तो सर लॉ में जैसे यूजुअली होता है कि कॉमनली वुमेन होती हैं, वो खर्चा पानी या फिर अपना मेंटेनेंस क्लेम करती हैं आफ्टर द सेपरेशन और द डाइवोर्स। तो ऐसे मेल्स के लिए भी कोई ऐसा प्रोविजन या लॉ है कि वो मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं अगर सिचुएशंस फ्लिप कर दी तो? हाँ, ये बात तो तुम्हारी ठीक है कि वुमेन्स के लिए बहुत सारा राइट दिया हुआ है। 125 CRPC में प्रोविजन है औरत के लिए। सेक्शन 20 DB एक्ट में, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर भी है कि अपना वो मांग सकती है। सेक्शन 24 में भी मांग सकती है, हिंदू मैरिज एक्ट में मांग सकती है, स्पेशल मैरिज एक्ट में भी मांग सकती है। तो महिलाओं के लिए तो बहुत जगह प्रोविजन है खर्चा मांगने के लिए। बट हस्बैंड के लिए केवल एक जगह ही है, वो है सेक्शन 24 जो हिंदू मैरिज एक्ट है। उसके अंदर पति भी अपने वाइफ से मेंटेनेंस मांग सकता है, क्योंकि सेक्शन 24 में जेंडर माइनस है,
इधर वाइफ और हस्बैंड दोनों में से कोई भी मांग सकता है। अच्छा। बट 125 सीआरपीसी और 24 में जो अंतर ये है, जब कोई भी केस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पेंडिंग होगा तभी केवल पति को अधिकार है कि अपना एप्लीकेशन 24 के अंदर लगा सकता है कोर्ट में, और कोर्ट उसको एंटरटेन करेगी क्योंकि लॉ है। अगर कोई भी केस हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पेंडिंग नहीं है तो हस्बैंड 24 में एप्लीकेशन वो भी नहीं लगा सकता अपना मेंटेनेंस के लिए। सर जैसे आप बोल रहे हो कि केसेस पेंडिंग है, वो केसेस कौन से पेंडिंग की बात हो रही है? अगर वाइफ ने डाला है सेक्शन 9 में हस्बैंड को बुलाने के लिए, उसको बोलते हैं रेस्ट्रिक्शन ऑफ कंजुगल राइट, या पति ने अपने वाइफ को बुलाने के लिए डाला है, या सेक्शन 10 में ज्यूसेस सेपरेशन के लिए डाला है, सेक्शन 13 में डाला है, सेक्शन 11 के अंदर डाला है, सेक्शन 12 में जो केसेस पेंडिंग है डाइवोर्स की है, हाँ जी, सेपरेशन की ज्यूशियल सेपरेशन की पेंडिंग है, या आरसी या रेस्ट्रिक्शन कंजुगल राइट की पेंडिंग है। कोई भी केस अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर कोर्ट में पेंडिंग है तभी हस्बैंड 24 की एप्लीकेशन उसमें मेंटेनेंस अपने वाइफ से मांगने के लिए लगा सकता है। उसके अलावा हस्बैंड को और कोई राइट लॉ में नहीं दिया गया है। तो सर जैसे अगर कुछ कुछ केसेस में होता है हस्बैंड ओन भी नहीं कर रहे होते हैं तब भी जैसे वाइफ क्लेम करती है मेंटेनेंस एंड ऑल, एंड कोर्ट डिमांड करता है कि वो पे करे या फिर जितना भी लाइबिलिटीज है वो केटर करे वुमेन की, तो उस केस में भी कोई प्रोविजन है कि यार अगर कोई अर्न नहीं कर रहा है? उस केस में कोर्ट देखती है, कोर्ट सारी बातों को देखती है। अभी जजमेंट्स आई है, एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है रजनीश वर्सेस नेहा, उसमें दोनों पार्टी को, वाइफ को भी हस्बैंड को भी, दोनों के एक इनकम फाइल करना पड़ता है, डिटेल इनकम एफिडेविट फाइल करना पड़ता है। उसमें उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सपोज वो नहीं करता है तो क्या उसकी इनकम प्रॉपर्टी से हो रही हो, कहीं शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया हो, किसी रियल एस्टेट में किया हो, तो कोर्ट वो सारी बातों को पहले तो एफिडेविट डिटेल में फाइल करना पड़ता है दोनों पार्टी को, फिर कोर्ट उन बातों को सारा कंसीडर करती है, उन डॉक्यूमेंट्स को देखती है कि क्या आदमी ऐसा था नहीं कि जानबूझकर कह रहा है मैं तो कमाता नहीं तो कहाँ से दूंगा। हाँ। इन सारी बातों को कोर्ट देखती है, उसके बाद मेंटेनेंस का केस जो है उसमें डिसाइड करती है। कई बार कोर्ट ये भी देखती है कि क्या ये जेन्युइन जो है नहीं दे रहा हस्बैंड, या वाइफ ने जानबूझ के डाल रखा है। इन सारी बातों को कोर्ट उसको पहले कंसीडर करती है, उसके बाद खर्चा डिसाइड करती है। अगर कहीं कुछ प्रूफ नहीं है, हस्बैंड अगर ठीक ठाक है, हेल्दी है, कैपेबल है और जानबूझ के जॉब नहीं कर रहा मेंटेनेंस ना देने के लिए, तो उस केस में मिनिमम वेजेस के हिसाब से भी कोर्ट उसके एजुकेशन को, उसके क्वालिफिकेशन को देख कर भी डिसाइड करती है। तो सर एक लॉ है आईपीसी का 498A, तो सर उसके अंदर क्या क्या मेंशन हो रखा है? 498 में कोई भी पति या पति के रिश्तेदार कभी भी किसी मतलब पति अपने वाइफ को या उसके पति के रिलेटिव दहेज कम लाने के लिए उसको प्रताड़ित करते हैं, उसको मतलब तंग करते हैं, परेशान करते हैं, तो उस केस में 498 बनाया गया था कि कोई भी हस्बैंड और इन लॉज मतलब उस बहू को, उस वाइफ को उसको तंग नहीं करेगा, और अगर करता है तो उसको पनिश किया जाएगा उसके अंदर। तो इसीलिए 498 का जो है ऑफेंस को रोकने के लिए, ताकि पति और पति के परिवार रिश्तेदार उसको तंग ना कर पाए, उसको परेशान ना करे दहेज कम लाने के लिए, तो इन सब अपराधों को रोकने के लिए ये कानून बनाया गया है 498 है, क्रुएल्टी बाई हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ द हस्बैंड। बट ये स्पेसिफिक टू डाउरी है? यस, ऑन अकाउंट ऑफ डाउरी। अगर कोई भी आदमी किसी डोमेस्टिक वायलेंस या घर में रोज तंग कर रहा है, परेशान कर रहा है, तो डोमेस्टिक वायलेंस के लिए अलग से प्रावधान बना हुआ। 498A का मिसयूज भी बहुत ज्यादा हो रहा है कानून का, तो हमेशा जो कुछ लोग हैं मिसयूज तो करते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ये बात ठीक है आप लोग की। इतने केस बढ़ गया था एक बार इंडिया में कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा, फिर जाकर एक महिला हर महिला का दुश्मन है, एक ही महिला 10 महिला को अंदर भिजवाने लग गई, सास को, ननद को, जेठानी को, भाभी को। ये सारी बातें धीरे धीरे CAW सेल, क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल को भी ये फील हुआ, कोर्टों को फील होने लगा, तब जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जाकर इंटरफेयर किया, फिर इसको अरेस्ट को जो है ख़त्म किया जो है। तो ये तो मिसयूज हुआ था, इसके लिए तो बात तो आई थी कि 90% तक केसेज मिसयूज होने लगे थे, तब जाकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है इंटरफेयर किया, तब जाकर सीधा राहत हुआ। सर जैसे 498A है तो उसके अंदर ना बेल मिल जाती है, बट मैंने देखा 354 भी अब लगाती हैं लेडीज जो होती हैं, जैसे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। सर ये क्यों लगता है अब? 354A लगाने का उनका जो पर्पज जो ये होता है कि इसलिए लगाती हैं कि ताकि ऑफेंस को और ग्रेव कर सके, ताकि उनको बेल ना मिल पाए, ताकि उनको हरास कर सके, ताकि उनको, और ये तो चीज़ें आम हो गई हैं, अब तो कोर्टें भी पूछने लग गई हैं कि 498 406 से सिंपल केस है या 354 या कुछ और भी लगा है।
तो कई बार महिलाएं लगा देती हैं ताकि अपने ऑफेंस को ग्रेव करने के लिए, ताकि उनको जेल भिजवाया जा सके, ताकि उन पर दबाव दिया जा सके कि भाई मेरे जो है मेरे आउटरेज में रजिस्ट्री भी की है। वो फादर इन लॉ पर लगा देती हैं, ब्रदर इन लॉ पर लगा देती हैं। तो कोर्ट इन सारी चीज़ों को देखती है कि क्या जो लगा है सही लगा है, ये एक्चुअल में हुआ है। बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शन इसलिए लग रहे हैं ताकि वो केस और स्ट्रॉन्ग बने। यस, मैक्सिमम केसेज में देखने को मिलता है, बट कई जगह एक्चुअल भी होता है। सर जैसे पुलिस किसी व्यक्ति को अरेस्ट करती है और उसको थाने ले जाती है और उसे कन्फेस करवाती है चीजें और बयान लिख लेती है उसके बाद जो उसके बयान होते हैं वो कोर्ट के अंदर एडमिसिबल होते हैं कि नहीं होते? एडमिसिबल का मतलब क्या? मतलब उसको मानने जाते हैं कि नहीं माने जाते? देखो, पुलिस के अंदर दी गई बयान को एडमिसिबल नहीं होता है, बट वो पार्ट एडमिसिबल है। अगर मान लो कोई व्यक्ति ये कन्फेस करता है पुलिस के सामने कि मैंने जी उसका मोबाइल फ़ोन चुरा लिया, या मैंने उसकी गर्दन काट दी, जिस चाकू से मैंने मारा था वो चाकू मैंने फलाना जगह पर मैंने छुपा रखा है। हाँ। अगर पुलिस उसको ले जाती है, उसको पॉइंटिंग आउट पर वो चाकू बरामद हो जाता है जो उस ऑफेंस में उस चाकू की यूज किया है, तो वो पार्ट एडमिसिबल है। ओके। रेस्ट ऑफ द पार्ट अगर मान लो जाती है पुलिस वहाँ नहीं मिलता है या ऐसा कुछ नहीं होता एविडेंस नहीं रहता, तो वो उसको एडमिसिबल नहीं है। सर जैसे थाने लेके गए, आपसे ना उन्होंने बातें लिखवाई और खुद से भी बातें ऐड कर दी, फिर आपसे साइन भी करा लिया। जब साइन कराया तो ऑब्वियसली बात है आप कोर्ट के सामने जा रहे हो, आपने साइन भी करके हैं। उस समय आप कोर्ट के सामने मना कर सकते हो कि ये बातें मैंने प्रेशर में आके बोली, मतलब इन्होंने अपने आप से भी लिख दी बातें, इन्होंने थोड़ा प्रेशर किया, मतलब थोड़ा मारा है। सर जो चीज नहीं भी थी सपोज करो, तो उन बातों का एडमिसिबल नहीं होता कोर्ट के सामने, क्योंकि तभी कोर्ट के सामने दोबारा बयान होता है। अगर वो एडमिसिबल होता तो बयान नहीं होता। कोर्ट अपने सामने दोबारा बयान जो देता है तो इसकी वैल्यू होती है, और पुलिस के सामने दी गई बातों को एडमिसिबल नहीं होता। सर वो जो फर्स्ट वाला दिया है, फिर उसका पॉइंट ही क्या है? अगर वो वहाँ पे लिखवाया एफआईआर रिपोर्ट वगैरह तैयार करवाने के लिए, जस्ट फॉर द रिकॉर्ड। सपोज तुमने एक्चुअल में ही मर्डर किया है, वो चीज मैंने बताया, पुलिस का स्टडी में बताया कि मैंने उसका मर्डर किया है, मैंने ये चीज छुपाया हुआ है, तो ये बात तो पुलिस तो कस्टडी में ही बताते हो पुलिस को, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बात एडमिसिबल नहीं होगा। सर पुलिस कस्टडी मैक्सिमम कितने आवर्स की हो सकती है? पुलिस कस्टडी मैक्सिमम फर्स्ट 24 आवर्स की होती है। विदिन 24 आवर्स पुलिस को पेश करना पड़ेगा कंसर्न मजिस्ट्रेट को। इन केस कहीं लगता है कि इससे ज़्यादा टाइम लगता है उस जाने में, जो है कहीं ट्रांजिट लेके दूसरे जगह ले जाना, ऑफेंस कहीं और हुआ है, उस डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना है, तो उसमें पुलिस फिर ट्रांजिट रिमांड कोर्ट से लेती है, फिर वहाँ ले जाती है। सर एक बहुत बेसिक मेरे दिमाग में एक सवाल आ रहा है, आज सैटरडे को करा, 24 आवर्स हो चुके हैं, कल संडे है, फिर ड्यूटी मजिस्ट्रेट 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, उसकी ड्यूटी हमेशा रहती है। आप उसके घर पे भी ले जाकर पेश कर सकते हो। अच्छा, ड्यूटी मजिस्ट्रेट के यहाँ उसको जो पेश कर सकते हो। और सर इसी से अरेस्ट से एक याद आई बात मेरे को कि जैसे वुमेन होती है, वुमेन को अरेस्ट नहीं कर सकते, उसकी टाइमिंग होती है सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे। सर वो क्या है? वो ऑलरेडी लॉ है कि उस मतलब समय तक पुलिस का कोई भी है थाने में नहीं बुला सकता। बच्चों का भी है, उसका जो है कि लेस देन अगर इतना साल का तो उसको नहीं बुला सकती पुलिस। उस केस में पुलिस खुद उसके घर जाएगी। बट कोई भी अगर औरत, उसने अगर अपराध किया है, कोई हिनियस क्राइम किया है, तो पुलिस थाने नहीं बुलाएगी, बट पुलिस उसके घर तो जा सकती है, उसको अरेस्ट कर सकती है। पुलिस लेडी पुलिस जा सकती है साथ में, कल को ये नहीं कि मुलजिम वहाँ से भाग जाए। लॉ इज नॉट मोर देन कॉमन सेंस। कानून कॉमन सेंस से ज़्यादा नहीं है। अगर थाने में नहीं बुलाने का राइट है, नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस उसको छोड़ देगी। उस केस में लेडी पुलिस उसके घर चली जाएगी, वहाँ से उसको जाकर पूछताछ कर सकती है, उससे सारी बातें को समझ सकती है। सर अरेस्ट नहीं कर सकती पर वहाँ पे? अरेस्ट कर सकती है। सुबह 6 बजे का सर जो रूल था, सुबह 6 बजे से लेकर शाम थाने में 6 नहीं बजे? कर सकती, उसके घर जाकर अरेस्ट कर सकती है। अच्छा, थाने में अरेस्ट नहीं कर सकते? लेडीज पुलिस जाके वहाँ पे उसके घर जा सकती है, उसको वहाँ पूछताछ कर सकती है, वहाँ कस्टडी मिल सकती है। कल को महिला भाग जाए तो, कल को अपराधी हाथ से निकल जाए तो उन्हें पता है 12 घंटे के बाद तो घर पे कोई नहीं आ रहा। नहीं, ऐसा नहीं कह रहे हैं कि थाने से अरेस्ट नहीं कर सकते। हाँ, समझ गया। बट थाने नहीं बुला सकती, इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस लेडी पुलिस जा नहीं सकती है। सर मेरे को एक चीज़ पूछनी है, व्हाट इज़ द मोस्ट आउटरेजियस डाइवोर्स स्टोरी जो आपने एनकाउंटर करी हो? मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, बट एक केस है जिसमें मैं कर भी रहा हूँ। उस केस में बड़ा अनफॉर्चुनेट लगता है मुझे भी कि पहले वाइफ ने उस पर केस डाला 498 का, डेमोन्स्ट्रेटिव वायलेंस डाला। जब कहीं से उसको नहीं लगा कि मेरे हस्बैंड और मेरे इन लॉ जेल गए हैं, उनकी बेल मिल गई कोर्ट से, तो उसने जो है अपने डॉटर को, माइनर डॉटर को अगेंस्ट हस्बैंड एंड इन लॉ यूज किया। माइनर डॉटर को, माइनर डॉटर का जो टूल, पॉक्सो केस लगवा दिया, मैनिपुलेट किया उसको, पॉक्सो केस लगवा दिया उनको पर कि भाई ये मेरे साथ मतलब जो है ऐसे ऐसे मेरे लोग करते हैं, चाइल्ड अब्यूज बेसिकली। अच्छा। जबकि ऑन द अदर हैंड फादर उसके बच्चों को फीस देता है, फादर उसके जो है सारे बच्चों का केयर करता है, और
यहाँ तक हालात आ गया कि जो फादर है अपनी मदर को, बूढ़ी मदर को लेकर किराए पे कहीं और डर से रहता है कि कल को मेरे को और ना ऑफेंसेस लग जाए। तो सर ये आपके केस के अंदर जो लेडी है उसने अपनी बेटी जो माइनर डॉटर है उनसे पॉक्सो लगवाया है अपने फादर के ऊपर बेसिकली? फादर नहीं, उसने पॉक्सो सब पे लगवाया, पूरा जो है ना पूरे इन लॉज पे भी लगवाया। अच्छा। तो मैं उन केसेस को भी नहीं कर सकता, बता नहीं सकता क्योंकि अंडर ट्रायल चल रहा है। हाँ जी। बट फादर ही जो सच ए जेंटल, ग्रांड उसकी मदर इतनी जेंटल है। मैं क्योंकि हम लोग भी कंडक्ट वॉच करते हैं अपने क्लाइंट को, हम लोग भी देखते हैं कि क्या एक्चुअल में लगा है या नहीं लगा है। तो सर जैसे क्रिमिनल लॉ है बहुत एक डेंजरस फील्ड रहती है, और स्पेशली जैसे मूवीज़ में दिखा रखा है जॉली एलबी वगैरह में कि कोई ऐसे अगर कोई केस चल रहा है उनका थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड है, तो आपको भी एक टाइप से थोड़ा डेंजर वगैरह, कभी आपने ऐसे डेंजरस सिचुएशन कभी फेस करी है कोई? हाँ होता है, थ्रेट बेसिकली। थ्रेट बेसिक होता है। जितने भी हार्डकोर क्रिमिनल्स केसेज होते हैं, लॉयर्स को कोई प्रोटेक्शन नहीं है। लॉयर को कोई पुलिस प्रोटेक्शन या कोई ऐसा प्रोटेक्शन कहीं से नहीं मिला हुआ है। बट उन केसेज में लॉयर को रहता है, सामने वाला हार्डकोर क्रिमिनल है तो कल को कभी हार्म कर सकता है। कई लॉयर्स को हमारे मर्डर भी हो गए हैं, तो होता है उसमें डर। ऐसा नहीं है कि लॉयर्स को जो है कोई जो है किसी तरह का डर नहीं होता, लॉयर को भी होता है। बट हमारा प्रोफेशन है तो उसमें तो सच्चाई लाना ड्यूटी हमारी है, तो हम कोशिश करते हैं कि लाएँ। एक अच्छे लॉयर की यही मतलब होता है कि अपने कोर्ट के सामने एक्चुअल चीज़ को लाएँ। अगर हार्डकोर क्रिमिनल हो चाहे कोई भी हो, लॉ से बड़ा कोई नहीं है, नोबडी अबव द लॉ। तो लॉ के अंदर लॉयर अपनी पूरी कोशिश करता है कि जो सच्चाई कोर्ट को ले आए। सर गन नहीं देते आपको, गन प्रोटेक्शन के लिए? सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए गन, या फिर गनमैन कोई आपको असाइन किया हो? नहीं, लॉयर को कोई ऐसा गन मैन या कोई ऐसा नहीं है। इन केस कोई मतलब जो टेररिस्ट का या कोई ऐसा केस कर रहे हो या कोई ऐसा, तो उस केस में पर्टिकुलर टाइम के लिए कोई मिलता है, अदरवाइज लॉयर्स को नहीं कोई ऐसा प्रोटेक्शन मिलता। बट कभी आपने एनकाउंटर किया है ऐसे थ्रेट्स या फिर कोई डेंजर, कोई आपकी स्टोरी हो? एक केस में थोड़ा मुझे महसूस हुआ था, बट उसको केस को मैंने किया था। वो केस अभी कन्विक्शन के स्टेज पे आ गया है, ट्रायल के दौरान हुआ था उसमें। उस केस में ये था कि इवन दो कि क्रिमिनल जो थे कोर्ट में उन्होंने बोला ये बात, एक विटनेस को, गैंग वार के केस था वो, कि तू कल का सवेरा नहीं देखेगा। जज के सामने उन्होंने बोला, आई नॉट डिस्क्लोज द नेम ऑफ द जज। तो उस केस में शाम को जाके उसको जो उन्होंने गोली मार दी, उसका नेक्स्ट डे उसका एविडेंस चल रहा था, आधा हुआ था आधा नेक्स्ट डे था। तो उन्होंने कोर्ट में ही कहा था कि तू जो आज बोलना कोर्ट में गवाही दे दे, कल तू सवेरा नहीं देख पाएगा। शाम को उसको गए, उन्होंने मोटरसाइकिल पर उसको गोली मार दी। उसका ट्रीटमेंट हुआ, आईसीयू में रहा। उसके बाद जो है फिर आकर जब ठीक हो गया दोबारा उसने फिर एविडेंस दिया। सर तो बहुत नॉर्मली बता तो आप किसकी साइड से थे, पेटिशनर डिफेंडेंट? इन दैट केस में कंप्लेंट साइड से था, जिसका पहले मर्डर हुआ था उस साइड से था। एक लॉयर और एडवोकेट में फर्क क्या होता है? क्योंकि मैं किसी से, जैसे मेरा एक फ्रेंड बना था एडवोकेट, अभी मैंने उसको बोला तू तो बन गया। और फ्रेंड कौन है? फ्रेंड तो तू ही है। तो ये बना था एडवोकेट, तो मैंने बोला कि भाई तू बढ़िया वकील बन गया, लॉयर बन गया। तो बोला नहीं, लॉयर नहीं, एडवोकेट बना मैं। सबसे पहले लॉ करने के बाद में किसी जो भी बच्चा लॉ करके आता है वो अपना स्टेट बार काउंसिल में पहले एनरोलमेंट के लिए अप्लाई करता है। वहाँ से स्टेट बार काउंसिल पहले उसको एनरोल करती है, फिर अपने आप को फिर कोर्ट में, उसके बाद इसका ऑल इंडिया बार एक एग्जाम है, उसको पास करना पड़ता है। ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन बोलते हैं उसको पास करने के बाद में वो कोर्ट में अपीयर होता है जो क्लाइंट के लिए, उसको प्रेजेंट करता है, जो कोर्ट में रिप्रेजेंट करता है कोर्ट में, वो एडवोकेट हो जाता है। जो लॉ कर लिया लीगल फील्ड में, बाकी और जो प्रोफेशन है उसमें जो अपने आप को लीगल ऑफिसर हो गया वो लॉयर होता है, जो है लीगली रिप्रेजेंट करता है। ओके, जिसके पास बीए एलएलबी वगैरह की डिग्री उन्होंने क्लियर है, कर ली, अपने आप को लीगल रिप्रेजेंट करता है, लॉयर्स होगा। सर आजकल बहुत सारी वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसके अंदर बोलते हैं कि एडवोकेट ना दिन के 1 करोड़ रुपए कमा रहे हैं। तो आपके हिसाब से रियलिटी क्या है इनकम की? रियलिटी तो ये है कि मैं तो फर्स्ट जनरेशन लॉयर खुद ही हूँ, और जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर्स है, लॉयर जितने भी फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, उनको तो 2-3 साल तक तो कोई केस ही नहीं मिलता, तो इनकम तो उनकी जीरो होती है। हाँ, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। अगर कोई थर्ड जनरेशन सेकंड जनरेशन लॉयर है, फादर का अच्छा खासा मतलब जो ऑफिस है, चैम्बर्स है, तो वहाँ बैठता है, तो उसके लिए 10,000 20,000 50,000 कमाना, 1 करोड़ महीने में कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। बट एक फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए 1 करोड़ रुपया ये सब बकवासबाजी है, और ये सब ऐसे जुमला है, जस्ट इंस्टीट्यूशन वाले या लोग झूठ मूठ के वीडियो बना भेज रहे हैं ताकि लोग जस्ट प्रभावित कर रहे हैं अपनी जो है, बट ऐसा सच्चाई नहीं है। सच्चाई है कि तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। एक गरीब घर से कोई लड़का बिलोंग करता है,
और वो जो है लॉ कर लेता है, वकील बन जाता है, तो उसके सर्कल्स, उसके फ्रेंड्स, उसके मित्र, उसके रिश्तेदार सारे जनरली होंगे, वो गरीब घर से ही होंगे। तो एक उनकी इनकम कितना, अगर कोई केस लेके उसके पास भी आते हैं तो 500, 1000, 2000, 5000, 10,000 देंगे, तो इससे उसकी इनकम 1 करोड़ नहीं हो जाएगी। एक बच्चा है किसी बिजनेसमैन का है, बड़े घर का बच्चा है, तो उसके पास उसके अंकल, ताऊ, फूफा सब बड़े बड़े लोग हैं, तो वो केस लेके आते हैं तो वहाँ पे 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख देना उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो एक्सेप्शन में है, एक आध है, जनरल रूल नहीं है। जनरल रूल में बहुत संघर्ष है लिटिगेशन में, इसलिए बच्चे आजकल लॉ फर्म्स की तरफ, बाकी जो है दूसरी जो कंपनी की तरफ, इन हाउस जो है सब जॉब खोज रहे हैं। बट जैसे सर एक्सपीरियंस्ड एडवोकेट्स बन जाते हैं, 10 साल की प्रैक्टिस, 15 साल की प्रैक्टिस उनका, तो फिर ऑब्वियसली ओवर टाइम रेट, एक्सपर्टीज, हर चीज़ इंक्रीज होती होगी। इस पे भी डिपेंड करता है कि आपने जो 10 साल क्या मेहनत किया है कि नहीं किया। आपने लॉ कर लिया, 10 साल आपने मेहनत किया ही नहीं, आपने काम को सीखा ही नहीं, आपने प्रैक्टिस की ही नहीं, तो केवल 15 ईयर्स ऑन रिकॉर्ड होने से ही आपको इनकम नहीं होगा। उन 10 सालों के अंदर आपको मेहनत करना पड़ेगा, हार्डवर्क करना पड़ेगा, काम सीखना पड़ेगा। लोगों को लगे कि आपको काम आता है तो लोग काम अपने आप देते हैं। और फर्स्ट जनरेशन लॉयर के लिए तो मैं एक ही कहूँगा बात को, जो हमने सीखा है कि धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। कभी फर्स्ट जनरेशन लड़के को कभी भी फ्रस्ट्रेट नहीं होना चाहिए। पहले अगर काम नहीं भी आ रहा तो पहले काम सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे ही काम आएगा लोग अपने आप आएंगे, काम भी आएगा, पैसा भी आएगा। सर आजकल जो यंग एडवोकेट्स हैं तो सर वो सीधा ज्वाइन करते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। तो सर आपको क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट सीधा जाना चाहिए? बार काउंसिल क्लियर करते हैं सुप्रीम। अगर मेरा व्यू इस पे ये है कि सबसे पहले यंग लॉयर्स को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में किसी भी जैसे मकान का जो नींव है वो पहले समझना जरूरी है कि कैसे बनाना है। उसी तरह से जो बच्चा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है तो पहले सूट को कैसे बनाना है, केस को बनाना कैसे है, लिखना कैसे है, क्या लिखना है, ये सारी बातें नीचे सीखने को मिलती है। जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट और एपलेट कोर्ट है, वो लीगल जो लैकुना होती है उसको कोर्ट डिसाइड करती है। नीचे कोई भी जैसे एग्जाम्पल है, सिविल सूट डालना है तो सबसे पहले क्लाइंट आता है, ब्रीफ बताता है, तो पहले ये समझना होता है कि केस क्या पड़ेगा। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस पड़ेगा, नॉर्मल सूट पड़ेगा रिकवरी का, या समरी सूट पड़ेगा, वैल्यूएशन कैसे डिसाइड होगा, जुरिडिक्शन कैसे डिसाइड होगा, इसका कहाँ मतलब जो है इसका कोर्ट फीस क्या लगेगा, इसमें जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स एडमिसिबल है, कौन से नहीं है, कौन सा जो है सेकेंडरी एविडेंस है। तो ये जितनी सारी चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें नीचे सीखने को मिलता है कि केस कैसे फाइल होगा, रिप्लाई कैसे दिया जाएगा। तो मेरा तो पर्सनल ये एडवाइस रहता है यंग लॉयर्स को कि सबसे पहले आप जा करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में 2-3 साल एटलीस्ट किसी ट्रायल कोर्ट के साथ सीखो, जिससे कि आपको पहले बेसिक चीज़ें पता लगे, ये सब चीज़ें कैसे केस बनता है। इसी केस के ऊपर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट यही फैल जाती है, तो पहले आपको ये सीखना है केस बनता कैसे, बेसिक। तो एपलेट कोर्ट के अंदर कुछ सीखने को नहीं मिलता है। बच्चे आजकल जो है चले जाते हैं, बट बाद में उनको ये रियलाइज होता है कि नहीं, पहले मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जा करके पहले ये सीखना है कि केस बनाना कैसे है। सर वो इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए जाते हैं ना, इंस्टाग्राम स्टोरी डलेगी बढ़िया तरीके से। एक्चुअली आजकल समाज में कोई सही बोल रहा हूँ, इंस्टाग्राम स्टोरीज के लिए जाते हैं भाई स्टार्टिंग में। आजकल जो यंग लॉयर्स है उनमें पैसे कमाने की बहुत होगी कि रातों रात में मेरे पास गाड़ी घोड़ा बंगला सब हो जाए, बट वो गलत है। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि, और अभी भी बोल रहा हूँ कि बच्चों के जब तक काम नहीं आएगा आपको, तब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा। पहले स्टार्टिंग में कोशिश करनी चाहिए मुझे काम आ जाए। अगर नॉलेज नहीं होगी तो क्लाइंट अगर आ भी गया तो सस्टेन नहीं हो सकता। आजकल का जो क्लाइंट है पहले क्लाइंट की तरह नहीं रह गया। आज भी क्लाइंट जो है, कंपनी जो अपनी लीगल लॉयर्स रखती है, वो क्या करते हैं कि सारी चीज़ों को समझते हैं। वो आते हैं, आपसे मीटिंग करते हैं, आपसे बात करते हैं, तो लीगल चीज़ें देखते हैं कि क्या इस लॉयर को, क्या इसको नॉलेज है कि नहीं है, कोर्ट्स के अंदर ही क्या बोल पा रहे, लीगल चीज़ों को, मेरी बातों को रख पा रहे कि नहीं रख पा रहे हैं। तो नॉलेज रखना बहुत ज़रूरी है। क्लाइंट से, एक आम क्लाइंट भी आजकल बहुत सारी चीज़ों को जानता है, लीगल चीज़ जानता है। पहले क्लाइंट ज़्यादा नहीं जानते थे, सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, क्लाइंट को नहीं पता होता था, जो लॉयर ने बताया, जो एडवोकेट ने बताया वही मान लिए। बट आजकल लॉयर जजमेंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें जो सोशल मीडिया पर अवेलेबल है, तो उसके कारण से जो बहुत सारी चीज़ें जो लॉयर्स को जानना जरूरी है, सीखना जरूरी है, नहीं तो क्लाइंट उनको फर्दर आगे चेंज कर देता है। सर बेसिकली मेरे को एक बात पूछनी है एडल्ट्री के रिगार्डिंग, सेक्शन 497
उसके अंदर हस्बैंड वाइफ ने शादी कर रखी है और वाइफ के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, तो वाइफ अब क्लेम कर सकती है मेंटेनेंस हस्बैंड से, और हस्बैंड को पता लग गया है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है। अगर ये बात प्रूफ हो जाता है कि वाइफ एडल्ट्री में है तो वो इंटाइटल नहीं है। ये तो 125 सीआरपीसी में ही लिखा हुआ है सेक्शन जो 4 के अंदर जो। सर बट अभी एक प्रोविजन आया था उसके अंदर लिखा होता है एडल्ट्री इज नॉट अ क्राइम, तो सर वो क्या था? एडल्ट्री इज नॉट ए क्राइम, ऑफेंस नहीं है, बट इन केस इज एडल्ट्री बट इज नॉट इंटाइटल फॉर मेंटेनेंस। वाइफ जो है अगर एडल्ट्री प्रूव हो जाता है तो ये तो लॉ है, कानून है सीआरपीसी में 125 में ही है, वो मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं है। तो सर हस्बैंड जो वाइफ का हस्बैंड है अगर प्रूव कर देगा कोर्ट में तो वो मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, उसका मेंटेनेंस कोर्ट डिनाई कर देगा। ठीक है सर, इसी का एक छोटा सा फॉलोअप क्वेश्चन है। हस्बैंड ने देखा या फिर उसके पास कोई फिजिकल एविडेंस नहीं है, मतलब टेक्स्ट रिकॉर्ड्स या कुछ नहीं है, तो क्या वो पुलिस के पास जाके हेल्प मांग सकता है कि इनके फ़ोन का मतलब कॉल रिकॉर्ड, मैसेज रिकॉर्ड, व्हाटएवर निकालो, ताकि ही कैन प्रूव दैट कि अडल्ट्री में है? हाँ, हस्बैंड के पास राइट है कि वो पुलिस के पास जा सकता है, उनके लोग CDR कॉल कर सकता है। CDR का मतलब होता है कॉल डिटेल रिकॉर्ड, उनका मंगवा सकता है कि उसका लोकेशन कहाँ था, एक साथ रहे हैं जहाँ भी जो भी हो। तो इस सारी चीज़ों को पुलिस को जाके कंप्लेन करने का हस्बैंड को राइट है कि जा करके कह सकता है कि मेरी वाइफ उसके साथ रह रही है। एविडेंस क्लेम आप करने के हाँ लिए एविडेंस क्लेम करने के लिए जाके कंप्लेन कर सकता है। सर मैंने हमारी सोसाइटी के अंदर एक चीज़ देखी है, अगर कुछ गलत भी हो रहा होगा ना तब भी वो केस फाइल नहीं करेंगे सामने वाले पे, बिकॉज उनको लगता है कि अगर एक केस फाइल करा तो ये 10 साल चलेगा, 20 साल चलेगा। सर बेसिकली बहुत टाइम के ड्यूरेशन के लिए चलता है केस, तारीख पे तारीख जैसे दिखाते तो हैं। सर आपके हिसाब से इतना टाइम क्यों लग रहा है केसेस को सॉल्व करने के अंदर? पहले जैसी चीज़ें अब नहीं रही हैं, चीज़ें काफ़ी बदल रही हैं, बट मेरा जो जहाँ तक मुझे अभी समझ आया, सबसे पहले चीज़ क्या है कि एक तो जजों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, कोर्ट रूम्स की कमी है, स्टाफ की कमी है। क्योंकि दिल्ली में ही अभी है बहुत सारे अभी ऐसे जुडिशल ऑफिसर हैं जो अभी न्यूली अभी अपॉइंट हुए, बट उनके पास कोर्ट रूम्स नहीं है। ओके जो हमारी जनसंख्या देश की है, मतलब इतनी जनसंख्या है कि उनमें जजों की जो संख्या बहुत कम है, स्टाफ की संख्या बहुत कम है। तो उस केस में बिल्डिंग कोर्ट रूम्स नहीं है, लॉयर के पास फैसिलिटीज नहीं है। कई अभी कोर्ट्स ऐसे हैं जहाँ पर चैम्बर्स नहीं होते हैं, लॉयर्स के बैठ के प्रॉपर एक जगह नहीं जहाँ बैठ के काम कर सके। तो धीरे धीरे चीज़ें इंप्रूव हो रही है, लेकिन अभी बहुत ज़रूरत है। तो उसके सबसे बड़े व्यवस्था की कमी होना, जजों की कमी होना, स्टाफ की कमी है। अभी दिल्ली के कोर्ट्स में अभी जो प्रोसिक्यूशन का जो साइड है, एक एक पब्लिक प्रोसिक्यूटर 2-2 कोर्ट देख रहा है, 3-3 कोर्ट देख रहा है। कई विटनेस आते हैं चले जाते हैं, उनकी एविडेंस नहीं हो पाता क्योंकि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अवेलेबल नहीं है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट को ध्यान रखना चाहिए और गवर्नमेंट कोशिश करनी चाहिए कि सारी व्यवस्था को जितना जल्दी से जल्दी इसको इम्प्रूव करे, जिससे कि न्याय व्यवस्था में जल्दी लोगों को मिले। दूसरा चीज़ होता है कि न्याय व्यवस्था के डिले के कई कारण होते हैं। एक तो ये हो गया जितनी बातें बताई, उसके अलावा कई बार क्या हो, जैसे एविडेंस कराना है कोर्ट में। हाँ जी, एक बार एविडेंस कराने के लिए 10 चीज़ का एक साथ होना जरूरी है। विटनेस का होना जरूरी है, जज को होना जरूरी है, उस दिन कोर्ट रूम में लाइट होना जरूरी है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर को होना जरूरी है, डिफेंस को होना जरूरी है, फाइल अवेलेबल होना जरूरी है। सब कुछ है, स्टोनर अवेलेबल नहीं है, फाइल ही अवेलेबल नहीं है, कई बार पता लगता है फाइल ही मिसप्लेस हो गया है, कई बार फाइल ही नहीं मिल रहा है। तो इनमें एक भी चीज़ अगर माइनस हो जाए तो एविडेंस नहीं होता। सब कुछ है, विटनेस भी आ गया, जज साहब भी आ गए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी है, डिफेंस भी है, एक्यूज भी है, और पता लगता है कि ये रिकवरी का विटनेस है और केस प्रॉपर्टी थाने से नहीं आया। केस प्रॉपर्टी का मतलब हो गया कि मान लो कि जी उस मोबाइल चोरी का केस है और मोबाइल थाने में ही रह गया, मोबाइल आया नहीं कोर्ट के अंदर, कि कोर्ट में पहचान कराई जाती, बताओ ये मोबाइल वही है जो चोरी हुई थी या नहीं है, और केस प्रॉपर्टी नहीं है तो उसकी वजह से एविडेंस रुक जाता है। तो इन सारी चीज़ों को, व्यवस्था को, मतलब जो है सिस्टम को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, जिससे कि जिस काम के लिए कोर्ट में केस लगा हुआ है वो काम होना चाहिए, तभी जाकर के जल्दी होगा। सर अभी आपने एक बात कही थी चेंबर की, अगर सपोज करो कोई सर यंग लॉयर जो आया है उसको चेंबर कैसे अपॉइंट होता है? सबसे पहले चैम्बर के लिए उसको बार का मेंबर बनना पड़ता है, फिर वो चैम्बर के लिए अप्लाई करता है। तो सीनियरिटी के हिसाब से अगर चैम्बर अवेलेबल होता है तो उसको मिलता है, या जो नए चैम्बर बनते हैं तो फिर उसका नंबर आता है तो उसको मिलता है। सर चेंबर मिलने में मेरे को लगता है 10 साल भी निकल जाते हैं। 10 साल नहीं, 20 साल भी निकल सकते हैं। तो ऐसा नहीं कि चैम्बर का कोई हार्ड एंड फास्ट फॉर्मूला नहीं कि आपको 10 साल बीत गया तो आपको चैम्बर मिल ही जाएगा। क्वेश्चन है कि चैम्बर अगर अवेलेबल होगा तो ही मिलेगा,
10 साल भी मिल सकता है और 25 साल भी नहीं मिल सकता। सर चेंबर की कोई फीस होती है? चैम्बर की जो नॉमिनल फीस जब से होता है तब से एक गवर्नमेंट फी होती है उसकी, जो है जो फॉर्म जमा की जाती है उसको। तो सर जैसे एक थोड़ा हटके क्वेश्चन है ये, सपोज एक लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे एंड दे डिसाइडेड टू पार्ट देयर वेज, सेपरेट हो गए वो, और उसके बाद द गर्ल डिसाइड्स टू फाइल अ फॉल्स रेप केस अगेंस्ट द गाय, तो उस केस में मतलब लड़का अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है? ये पता है सिनेरियो मेरे अभी नोन में भी किसी का हुआ था सर। मेरे स्कूल का कोई दोस्त है, उसका नाम नहीं बताऊंगा सर। बेसिकली उसमें लड़का लड़की रिलेशनशिप में थे, अब वो बड़े हो गए हैं सर। उसके बाद लड़के ने बोला मैं रिलेशनशिप कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा। तो जब उसने बोला रिलेशनशिप में कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, लड़की ने क्या करा, थोड़े दिन बाद उसको ब्लैकमेल करने लग गई कि मैं तेरे खिलाफ ना फॉल्स रेप केस डाल दूंगी। तो सर इससे कैसे बचा जाता है बेसिकली? इसके लिए सबसे पहले लड़के को पुलिस के पास जाना चाहिए, एक पूरी कंप्लेन देनी चाहिए, और जब से वो लिविंग रिलेशन में उसके साथ रह रहा है या फ्रेंडशिप में रह रहा है, तो उस दौरान के जितने भी वीडियो कॉल्स, व्हाट्सएप चैट, जो भी हो, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया जो भी उसके कन्वर्सेशन आपस के हैं। दूसरी चीज़ उसका CDR जो है, जिनके डिनाई करती है कि मैं इसके साथ नहीं थी, मैं इसके साथ नहीं रहती थी, जिस जगह में रह रहे थे उसके वहाँ जाके वेरीफाई कराना। अगर किराए पर रह रहे थे या किसी मकान में रह रहे थे तो उसके लैंडलॉर्ड से जाके पुलिस वेरीफाई कर सकती है कि रह रहे थे कि नहीं रहे थे। दूसरी बात, इसके CDR कॉल मंगा सकती है, लोकेशन चेक कर सकती है पुलिस। अगर पुलिस जेन्युइनली चेक करती है कि ऑलरेडी दे आर इन लिविंग रिलेशनशिप और इनका ऐसा कोई रिलेशन नहीं था, तो उस केस में लड़के बच्चे बच सकता है। जो है कंसेंसुअल था, मतलब कंसेंसुअल केस में अगर लड़की, उसमें भी दो चीज़ें होती हैं कि अब लड़की माइनर है कि मेजर है। ओके। तो माइनर में कंसेंट का कोई मतलब नहीं है। इवन आपने माइनर के साथ अगर उसके कंसेंट से भी किया है, अगर फिजिकल रिलेशन बनाया है, तो उस केस में आपने अपराध किया है, यू कमिटेड एन ऑफेंस। अगर आप भी माइनर हो तो भी? यस। अगर दोनों माइनर हैं? दोनों माइनर हैं। तो दोनों माइनर है तो उस केस में जो है, वो शादी की बात क्या हो रही है फिर? नहीं, शादी की बात नहीं, ये जस्ट एक सेपरेट सिचुएशन हो गई। ये तो बात ही नहीं है ना भाई। अगर दोनों माइनर, लीगल क्वेश्चन है, ये लीगल क्वेश्चन तो शादी की बात नहीं आएगी ना। अगर हाँ, क्योंकि 21 साल की एज नहीं है ना लड़के की शादी के लिए भी। फिर तो बिटवीन जो है ना, हमेशा दो चीज के बीच में होगा। यू आर सिटिंग बिटवीन द वॉल एंड द टेबल। अब बोलो सर वॉल है ही नहीं या टेबल नहीं है, तो बिटवीन होगा ही नहीं ना यहाँ। सर किसी कपल को पार्क में पकड़ लिया जाए और पुलिस वाले बोल रहे हैं कि अपने मम्मी पापा को फोन मिलाओ, आप पकड़ लिया उन्होंने, वो जाने नहीं दे रहे। हाँ, वो बोल रहे हैं मम्मी पापा से, सर किसी पार्क में बैठे थे, कुछ कर नहीं रहे थे, बस नॉर्मल दे वर सिटिंग, और वो बोल रहे हैं मम्मी पापा को फोन मिलाओ, मम्मी पापा को फोन मिलाओ। तो सर आप वो फोर्स कर सकते हैं आपको? अब इसमें दो चीजें होंगी इसमें कि क्या जिनको जो बच्चा जो लड़का लड़की बैठे हैं वो माइनर हैं या मेजर हैं। अगर मेजर हैं तो इन केस मेजर है तो पुलिस को ऐसा राइट नहीं है कि वो कंपेल करे। पेरेंट्स को मान लो कोई भी मेजर लड़का या लड़की फ्रेंड है और इन केस दे आर सिटिंग इन पार्क, इसका मतलब कि कोई इलीगल ऑफेंस कमिट नहीं कर रहे हैं। तो इन दैट केस पुलिस अपने पावर को मिसयूज करती है। कई बार वो जानती है कि मम्मी पापा को बता के नहीं आए होंगे, तो जस्ट टू ब्लैकमेल देम, जस्ट टू एक्सटॉर्ट मनी, ऐसा करती है। अदरवाइज वो बैठ के बात कर रहे हैं तो ये कोई ऑफेंस नहीं है। इस केस में पुलिस को राइट नहीं है कि मतलब मम्मी पापा को फ़ोन करके बात कराओ। तो सर जैसे पुलिस भी कभी कभी हरास करती है, फिर वो भी थोड़ा वायलेंस तरीके, मतलब फिजिकली वायलेंट होती है जो जनरल पब्लिक है, जैसे बाइक वाला कहीं जा रहा है या फिर उनके थप्पड़ वप्पड़ मार दिया, फिर कोई भी अगर चलते फिरते रात को कुछ पकड़ा कि हाँ ठीक है घूम रहा है बस ऐसे ही, तो उस केस में पुलिस उनके अगेंस्ट क्या एक्शन ले सकती है जनरल पब्लिक? मतलब सेल्फ डिफेंस में भी अगर वो मार रहे हैं पुलिस वाले तो आप अपना हाथ ऊपर रख के बचा सकते हो, या फिर बस सर इसमें ना एक ऐड करना है मेरे को, छोटा सा क्वेश्चन। सपोज करो किसी पुलिस वाले ने उनको धीरे से नहीं मारा, बहुत जोर से मार दिया और बहुत सही से मार दिया उनको, वो थाने ले गए इसको, उसके बाद उसको बोला गया चल ठीक है अब तू जा घर जा। सर वो मेडिकल जो होता है, मेडिकल की ना एक टेन्योर होता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर करा सकते हो। तो कितना होता है 24 घंटे होता है मेडिकल का टाइम, या कितना होता है अगर उस इंसान को पुलिस के खिलाफ एक्शन लेना हो तो? इन केस आप बिना हेलमेट के गाड़ी चला लें रोड पे, ठीक, और पुलिस आती है आपको थप्पड़ मार देती है, आपका यही क्वेश्चन है? यही क्वेश्चन है। उसके बाद आपसे बहस होती है। सबसे पहले कि पुलिस को कोई भी क्रिमिनल फोर्स यूज करने का, किसी को मारने का, हरास करने का कोई राइट नहीं है। लीगल कोई बस राइट नहीं है। अगर आप कोई इलीगल काम कर रहे हैं तो पुलिस उस केस में आपको अरेस्ट कर सकती है, आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। इन केस ट्रैफिक पुलिस है तो आपके खिलाफ चालान कर सकती है, आपके खिलाफ जो ऑफेंस आपने कमिट किया उसमें आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सकती है। बट पुलिस को मारने का, पीटने का राइट नहीं है। उस केस में आप PCR पर कॉल कर सकते हो, उस केस में आप उसके सीनियर ऑफिसर्स को कंप्लेन कर सकते हो,
उस केस में आप PCR जब आती है तो आप हॉस्पिटल जा करके अपना मेडिकल करा सकते हो इन केस यू रिसीव्ड इंजरी। पुलिस के मारने से अगर मान लो कहते हो कि आप उसे थप्पड़ मारा जोर से, कल को आपके कान फट जाता है, चादर अंदर फट जाती है, ब्रूजिंग हो जाती है, यहाँ पे ब्रूजिंग हो जाती है, दांत टूट गए, आंख में कुछ चोट लग गया, हेलमेट में मार दिया, कुछ वैसे मार दिया, उस केस में आप मेडिकल करा सकते हो और पुलिस पे उस पर मुकदमा दर्ज करा सकते हो। तो सर जैसे आपने बोला फर्स्ट जनरेशन लॉयर हो, तो आपकी क्या क्या स्ट्रगल थी जो आपने फेस करी, क्योंकि आपने बोला कि फर्स्ट जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है। पर्सनल डिफिकल्टी हमारे टाइम में पूरा दिल्ली 30 जारी होता था। अच्छा। उस समय कोई साकेत कोर्ट, रोहिणी कोर्ट, द्वारका कोर्ट सब कोर्ट नहीं था, केवल पटियाला हाउस कोर्ट था। उसमें केवल क्रिमिनल कोर्ट्स थी, साउथ न्यू दिल्ली और साउथ वेस्ट दिल्ली का, जो कि साउथ ईस्ट साउथ चला गया साकेत, अब साउथ वेस्ट चला गया द्वारिका, न्यू दिल्ली पटियाला हाउस लग गया, राउज एवेन्यू, सब कोई कोर्ट नहीं थी। पूरा दिल्ली का सिविल मुकदमा, मैट्रिमोनियल मुकदमा, रेंट, सब कंज्यूमर सारा जो है 30 जारी में होता था। पूरा दिल्ली 30 जारी था। उस समय जब आया तो कोई जानता नहीं था इस फील्ड में, तो सोचते थे कि कोई भी हमें रख ले, वो भी रखने के लिए तैयार नहीं था। ये नहीं पता होता कि कौन अच्छा वकील है, कौन बुरा वकील है, वो जजमेंट किसके पास काम मिलेगा, किसके पास काम नहीं मिलेगा। तो आदमी सोचता है कि कैसे क्या करे। तो स्टार्टिंग में जब मुझे कहीं नहीं मिला तो मैं जाकर के हाई कोर्ट रूम्स में बैठ जाता था। अच्छा। कोई भी लॉयर से आएगा तो यही बहस करेगा, तो ये देखो कैसे बहस होती है। नोट्स लिखता था, कोर्ट रूम में बैठते थे आप जाके। जज की साइकोलॉजी क्या है, जज क्या क्वेश्चन पूछते हैं, लॉयर को कैसे बोलना चाहिए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर क्या क्वेश्चन रेज कर रहा है, लॉयर को कैसे डिफेंड करना चाहिए उन चीज़ों को, जजों को क्वेश्चंस के आंसर कैसे देना चाहिए, केस का ब्रीफ कैसे बनाना चाहिए, कैसे सारी बातों को समझना चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को धीरे धीरे क्योंकि कोई जानता था ही नहीं, जिसके पास जाते थे कोई रखता था ही नहीं, उसमें कोई अप्रोच नहीं था, कोई लिंक नहीं था। बट अगर आपके अंदर जुनून है, पागलपन है, सीखने का है, तो मैं कोर्ट रूम्स में जाके देखता था कि मान लो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है, कोई टेक्निकल मैकेनिकल इंस्पेक्शन है, या जो विटनेस है, तो इससे लॉयर्स क्या पूछते हैं, सीनियर लॉयर कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या पूछा जाता है। तो इन सब चीज़ों को देखना समझना जरूरी है। और केवल केसेज में नहीं, जो मेरे से बड़े ब्रदर थे 1989 में वो इलेक्शन जीते, जनरल सेक्रेटरी बने दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस लॉ सेंटर में। उसके बाद दिल्ली बार एसोसिएशन तिजारी का नाम दिल्ली बार एसोसिएशन भी है, वहाँ एसोसिएशन हर कोर्ट की अलग एसोसिएशन है। हाँ जी। उसमें भी 2 बार वो पदाधिकारी एडिशनल सेक्रेटरी बने। 2003 से बार काउंसिल में है, लगातार 3 इलेक्शन जीते हैं वो, और वो भी नंबर 1 नंबर 2 पे। तो सर एक फाइनल क्वेश्चन, करप्शन को एक आदमी को एराडिकेट करने के लिए क्या करना चाहिए? मेरे विचार से तो एक है ना कि बुरा देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपसा मुझसा बुरा न कोई। सबसे पहले एक आदमी को अपने आप को ही चेंज करना। हाँ, वो सही बात है। नंबर 1। नंबर 2, बहुत सारी चीज़ें अब टेक्नोलॉजी आने से इम्प्रूव हो रही है। जैसे कोर्ट में है अब ई फाइलिंग होने लगी, तो जो बहुत सारी चीज़ें नेट से अवेलेबल होने लगी, RTI आ गई, तो ट्रांसपेरेंसी तो आ रही है धीरे धीरे, और उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते, तो इंटरफेरेंस नहीं कर सकते, तो धीरे धीरे हो रहा है। लेकिन सबसे पहले हर व्यक्ति को अपने आप को अंदर से करप्शन मारना होगा, अपने आप से करप्शन हटाना होगा, तभी करप्शन समाज से हट सकता है। अगर अब तो लोगों के पास कैमरा होते हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। इसके लिए दिल्ली पुलिस के एक सेल भी है, इसको बोलते हैं ACB, एंटी करप्शन ब्रांच। इन केस आप कोई भी आदमी आपसे पैसा रिश्वत मांगता है, अगर आप उनके पास मतलब जाते हैं, तो वो आपको रेड करके उसको पकड़ते भी हैं, रेड हैंडेड पकड़ते भी हैं। हाँ, अनकॉन्सिक्वेंसेस होने चाहिए चीज़ों के, क्योंकि अभी कॉन्सिक्वेंस नहीं तो डर नहीं होता है, नहीं होता है। अगर जो लोग करप्शन में पकड़े जाते हैं उनको कोर्ट पनिश कर रही है, उनको नहीं छोड़ रही है कोर्ट। अगर कोर्ट को लगता है कि इस आदमी ने करप्शन किया है तो कोर्ट उनको छोड़ नहीं रही, उनको पनिश कर रही है। सर मेरे को एक बात पूछनी है कि एडवोकेसी के साथ साथ कहीं पे जो एडवोकेट है वो कहीं और जॉब कर सकते हैं? नहीं, ये बार काउंसिल का ये स्पेसिफिक रूल है। जब हम फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा हुआ भी है कि आप एडवोकेसी के साथ साथ किसी और कंपनी में काम नहीं कर सकते और कोई कुछ नहीं कर सकते। अगर बाई चांस सर कर लिया काम, अगर आपके सपोज आप जज बन गए, पब्लिक प्रोसिक्यूटर बन गए, या किसी कंपनी में आपको दूसरे कंपनी में काम लग गया, तो उस केस के अंदर आप एक एप्लीकेशन स्टेट बार काउंसिल को दे सकते हैं कि मेरा लाइसेंस को सस्पेंड किया जाए। तो उस केस में लाइसेंस आपका सस्पेंड हो जाता है। सर लाइसेंस सस्पेंड हो गया, उसके बाद आपने तो जॉब उसके बाद आप आराम से आप जॉब कर लो। आपने जॉब करी, जॉब कर लिया, फिर आपको लगता है कि नहीं मेरे को जो 10 साल हो गया, 20 साल हो गया, मुझे जॉब छोड़ना, मुझे प्रैक्टिस करनी है,
तो फिर दोबारा आप एप्लीकेशन देंगे कि मैंने जॉब छोड़ दिया है, मेरा लाइसेंस को रिवाइव किया जाए, तो कोर्ट बार काउंसिल उसको फिर रिवाइव कर देती है। सर जैसे एक आदमी आजकल दूसरे आदमी को बेवकूफ़ बनाता है और बहुत खुश होता है, तो सर इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहोगे? एक इस बात पे मेरे को एक बड़ी छोटी सी बात याद आ रही है। स्टोरी में अपने सारे एसोसिएट जो होते हैं उनको समझाता रहता हूँ। हाँ जी। उसके पीछे लॉजिक रहता है, स्टोरी नहीं है। एक जब ITU के पास ना एक 92 जब एशियाड हुआ था, तो उसमें 20 मंजिल एक बिल्डिंग बनी हुई छोटी सी है DDA की। ठीक है। उसमें 2 बच्चे देहात से आए, तो उस बिल्डिंग को ना बड़े जब देहात से आदमी आता है तो बड़ा ध्यान से देखता है, अरे कितना ऊंचा मंजिल मकान है ये। तो दोनों बड़े ध्यान से देख रहे थे और फ्लोर काउंट कर रहे थे कितने मंजिल है। तो 2 शहर के तेज तरार बच्चे आए, उन्होंने देखा कि ये तो देहात के बच्चे हैं, ये तो इनोसेंट लग रहे हैं, तो इनसे कुछ पंगे लेते हैं। उन्होंने बोला, ओए क्या कर रहे हो तुम? बोले सर हम देख रहे हैं मंजिल। बोले पता है शहर में मंजिल देखने के लिए पैसे लगते हैं। अच्छा। बोले अच्छा कितना लगता है? बोले 1 मंजिल देखने के लिए लगता है 1 रुपया। बताओ कितना मंजिल देखे हो? बोले 10 मंजिल। अच्छा 10 रुपया। उन्होंने 10 रुपये उसे ले लिया और दोनों हंसते हुए जा रहे हैं दूसरी तरफ कि देहात से आए, इनको बेवकूफ़ बना के हमने से 10 रुपये ले लिया बिना बात के। और जो दोनों देहात से बच्चे आए तो वो भी दूसरी तरफ जा रहे, वो भी दोनों हंसते हुए जा रहे हैं कि हमें मतलब जो मूर्ख समझ रहे हैं, हमने देखा 20 मंजिल बोल दिया 10 मंजिल। उस केस में आज के लिए स्टोरी नहीं है, ये एक्चुअल में है। सामने वाला सोच रहा है कि मैं इसको बेवकूफ बना रहा हूँ, वो सोचता है कि मैं बना रहा हूँ। मेरे ऑफिस में भी मैं तो बच्चों को आते आते सुनाता हूँ, ये हर बच्चों को सुनाता हूँ। मैं बताऊँ इसलिए बता रहा हूँ तुम्हारे को कि इसका पर्पज ये है कि ये मत समझो कि मुझे पता नहीं कि तुम क्यों मतलब छुट्टी मांग रहे हो। तुम सोच रहे हो सर को मैंने ऐसी घुमा करके छुट्टी मांग लिया, सर को पता नहीं चला। और सर ये सोच रहे हैं कि कम से कम बाकी को डिस्टर्ब करेंगे, इसको जा रहे जाने तो माइंड मेकअप कर लिया, पढ़ना तो है नहीं इसको अब, तो इसको जल्दी जाए उतना अच्छा है कि बाकी तो बैठ के पढ़ेंगे। तो इसलिए मैं इस चीज को सुनाता हूँ। तो थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। काफी अच्छी आपने बातें करी, आई एम श्योर लोगों को काफी हेल्प करेंगी, सीखने को मिलेगा बहुत कुछ। थैंक यू सो मच।